नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं आर्टिकल 15 की। वो आर्टिकल 15 जो हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से बचाता है। अब तक जो हमने बात की थी वो बात की थी पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, और उसमें भी आर्टिकल 14 की बात की थी जो हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन दोनों केस पर बात करता है। मतलब हमें लॉ के समान बराबर करता है, हम सभी सिटीजन्स को एक रूप से रखता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो आर्टिकल 15 है वो उसी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 की एक्सटेंशन है। जब आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, 5 जगह से डिस्क्रिमिनेशन होने से बचाता है। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जगह रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 स्थानों पर हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, आर्टिकल 15 सब क्लोज 1, तो इसमें सिर्फ यही बात है कि डिस्क्रिमिनेशन और ओनली जो स्टेट है, स्टेट हमने जो पढ़ा था आर्टिकल 12 में पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर कोई ऐसी बॉडी जो लॉ के द्वारा बनाई गई हो, वो आपको इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अगर इन सब से कोई अलग कोई क्राइटेरिया है, उसके बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आर्टिकल 15 के बेस पर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम। आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि बीपीएल लिखा होता है घरों के सामने, क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाकर आपने उसको नोटिफाई कर दिया कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। यहां तो आप नहीं बोल सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। जो ओनली शब्द है ये इसी वजह से है, ये ओनली शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि ये इन सब क्राइटेरिया को दिखाता है। और आर्टिकल 15 जो सब क्लोज 1 है वो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें यही बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट को पाबंद करते हैं, रोकते हैं कुछ जगह, नेगेटिव है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां जो फंडामेंटल राइट है वो सरकार के ऊपर पाबंद लगाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इस वजह से जो आर्टिकल 15 है वो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जब इस आर्टिकल के सब क्लोज 2 की बात करते हैं तो वहां भी एक ही बात है। अगर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस ग्रुप का कोई आदमी किसी पब्लिक प्लेस, किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल और किसी वेल, किसी कुएं का पानी यूज करता है तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स में एक डिफरेंस है। जो आर्टिकल 15 है वो सिर्फ स्टेट को पाबंद करता है, स्टेट को रोकता है। लेकिन आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज 2 है वो स्टेट को नहीं, वो सिटीजन को भी साथ में रोकता है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर हो तो कोई सिटीजन आपके साथ भेदभाव करे तो आप उसका कोर्ट में केस लगा सकते हो। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि आपका घर है और उसमें आप बोलो कि हम इन पर्सन्स को एंटर नहीं करने देते, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 15 है ये वायलेट नहीं होगा। आर्टिकल 15 सिर्फ पब्लिक प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट, जहां सब लोग आ जा सकते हैं, उनके लिए वैलिड है। सब क्लोज 3 की बात करेंगे, सब क्लोज 3 इसके खिलाफ है, इसके अगेंस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सब क्लोज 3 है वो स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर देता है स्टेट को वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर। अब आपका क्वेश्चन है कि जो आर्टिकल 15 1 और 2 है वो तो ये बात करता है कि किसी भी पर्सन
को आप सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो आप कैसे वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो? अगर आप हमारी हिस्ट्री में बात करेंगे तो वहां सती सिस्टम था, विडो रीमैरिज नहीं हो सकती थी, पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड लेबर थी। ये जो सब क्लोज है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने देख लिया था अगर ऐसा स्पेशल प्रोविजन, ऐसी पावर हम स्टेट को नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो वुमेन और चाइल्ड ये सेक्शन सोसाइटी में दबकर रह जाएगा, इनको ऊपर उठने की जगह नहीं मिलेगी। आप कितने भी फंडामेंटल राइट को दे दीजिए, उनका तब भी उत्थान नहीं होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है उसकी डिमांड पहले से नहीं है, मतलब कि 1947 में नहीं आई है, उसकी डिमांड बहुत पहले से। जैसे कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, कराची जो सेशन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आईएनसी का जो सेशन था उसमें भी फंडामेंटल राइट की डिमांड थी, तो लोग अवेयर थे। तो उन सब के बेसिस पर यह मान लिया कि वुमेन और चिल्ड्रन, उनके लिए जो स्टेट है वो प्रोविजन बनाना बहुत जरूरी है, तभी उस सेक्शन का उत्थान हो सकता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है सब क्लोज 4, अगर हम सब क्लोज 4 की बात करते हैं तो एससी और एसटी ये कास्ट है, वो कास्ट जो बिल्कुल बैकवर्ड में आती है, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ये डिमांड तब से है जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद ही इस आर्टिकल को ऐड कर दिया गया, क्योंकि एससी और एसटी को ऊपर उठाना बहुत जरूरी था। और उसी की वजह से जो आर्टिकल 15 है उसमें अलग से एक सब क्लोज 4 जोड़ दिया गया। जब मैं आपको इसका सब क्लोज 4A पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ी। और एससी और एसटी ये तो कास्ट थी ही, लेकिन जनरल कास्ट और एसटी और एससी कास्ट, इन दोनों के बीच में भी एक क्राइटेरिया रह गया जिसको हम बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। आज इस बैकवर्ड क्लास की डिमांड भी उठी। 1990 में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने की बात हुई। हम बताएंगे, हम बात करेंगे मंडल कमीशन भी क्या था। यह था जो आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4 कि हमें एससी और एसटी और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास जो जनरल से अलग है और एससी एसटी से अलग है, बैकवर्ड तो है, उन सब के बीच में जो बैकवर्ड क्लास है उन सब के लिए, मतलब ओबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए सरकार प्रोविजन बना सकती है, रिजर्वेशन ला सकती है। अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल 15 का सब क्लोज 5 है। आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज 5 है वो 4 जैसी ही बात करता है, लेकिन जो 5 है उसमें सिर्फ एक कॉमन बात यह है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट एडेड है, उनमें रिजर्वेशन होनी चाहिए। किसके लिए? वही एससी, एसटी और ओबीसी। क्योंकि आपने सिर्फ प्रोविजन बनाया, कहीं यह नहीं बताया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके लिए भी जरूरी है कि उनका एडमिशन होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा जो एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी कास्ट और किसी भी रिलीजन और किसी भी बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने का काम करती है। इस वजह से गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट से जो उनमें रिजर्वेशन लाना पड़ा कि आप इनके लिए एक अलग से कोटा बनाइए, अलग से रिजर्वेशन बनाइए, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी को एडमिशन के लिए प्रोत्साहन किया जा सके कि आपका एडमिशन होगा। अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जो बेसिक शिक्षा है वो अच्छी नहीं मिली, तब भी आपका बड़े जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन हो सकता है। इस वजह से इस आर्टिकल को ऐड किया गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के सब क्लोज 6 की। वो आर्टिकल जो जनरल कास्ट को 2 भागों में बांटता है। एक भाग वो जो इनकम के बेस पर, लेकिन आपका क्वेश्चन मार्क यह भी हो सकता है, अब तक जो हमने सोसाइटी में बात की, रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां ये इनकम कहां से आई? इसी का फायदा उठाते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने 103 अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन किया, उसमें इनकम के बेस पर एक अलग से एक सेक्शन जोड़ दिया गया। ओके, आप जनरल कास्ट में तो आते हो, आपका जो कास्ट स्टेटस है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक जो इकोनॉमी हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। तो आप उन सब एससी और एसटी और ओबीसी इसके बराबर आ गए। तो इस सेक्शन को भी ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सरकार का जो काम है वो ये काम है कि लोगों का उत्थान हो, उनको ऊपर बढ़ाना है। अगर वो ऊपर उठेंगे तो तभी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है कंट्री की वो बहुत अच्छी होगी। जिस वजह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कंसेप्ट है वो लेकर आया गया। वो 103 आर्टिकल की बात है। जब हम इंदिरा साहनी, यानी जब इंदिरा साहनी जो केस है, एक जजमेंट थी, उसमें सिर्फ यह कहा गया था कि अब जो टोटल पोस्ट है, जैसे 100 पोस्ट है, वो 50 पोस्ट आप रिजर्वेशन के बेसिस पर बांट सकते हैं। 50 जो पोस्ट है बाकी की वो आपको जनरल छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो जो आर्टिकल 15 और 16 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कंसेप्ट आया, ईडब्ल्यूएस, तो उसको भी ये तोड़ देता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को वैलिड करार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन सब का मानना है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो कोई कास्ट बेस नहीं है, वो कास्ट बेस रिजर्वेशन नहीं है, वो तो इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन है। जिस वजह से जो ईडब्ल्यूएस है वो आज भी वैलिड है। और ईडब्ल्यूएस के बाद अब इसमें भी डिमांड शुरू हो गई है कि इसका सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अब जो ईडब्ल्यूएस है उसमें कैटेगरी होनी चाहिए कि ब्राह्मण, बनिए, जाट, XYZ जो भी है, हम किसी का वो नहीं करते। सभी कास्ट अपना अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं ताकि उनको फायदा हो। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 77 अमेंडमेंट की, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये प्रमोशन को लेकर बात करता है। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट ये कहता है कि आप एक ही पोस्ट पर है और रिजर्वेशन के बेस पर प्रमोशन, जो बैकवर्ड क्लास है, SC, ST और OBC, उन सब का प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ केस के बाद इसको अनवैलिड करार कर दिया जाता है। लेकिन यह डिमांड लगातार रहती है कि नहीं, इस जो प्रमोशन के बेस पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन जो प्रमोशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ SC और ST के लिए वैलिड है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। यह बात इस वजह से है क्योंकि SC और ST को ज्यादा बैकवर्ड माना जाता है। अब हम नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो 85 अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट में क्या बात है? अगर सेम ग्रुप की पोस्ट है, मान लो ग्रुप C की पोस्ट है, अगर हम ग्रुप C की पोस्ट की बात करते हैं, ये जनरल और ये SC, अगर रिजर्वेशन के हिसाब से SC का प्रमोशन पहले हो जाता है तो B जो ग्रुप है यानी अपर लेवल पे जो पोस्ट है वो SC कैटेगरी के जो मैन है उसने पहले ऑक्यूपाई कर ली और कुछ दिन बाद जनरल कास्ट के जो मैन है उसका प्रमोशन हो जाता है। ये आगे अब दोनों सेम पोस्ट पर आ गए। यहां दोनों का जो लेवल था वो सेम था। अगर मान लो जनरल कास्ट के जो मैन था उसका सीनियरिटी था, क्योंकि जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो जनरल कास्ट की ज्यादा थी, लेकिन प्रमोशन हुआ SC कैटेगरी वाले का। अगर SC कैटेगरी वाले का जो पर्सन है वो B ग्रुप की जो पोस्ट है अपर लेवल पर जो पहले पहुंचा है, तो बाद में जनरल कैटेगरी का जो पर्सन है उसको वो भी पहुंच गया। लेकिन इस ग्रुप में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी वाला जो पर्सन है उसका सीनियरिटी लेवल रहेगा। यानी अब यहां पर SC जो मैन है
वो सीनियर है, ना कि जो जनरल है। यहां जो सी ग्रुप था वहां जनरल जो पर्सन था वो सीनियर था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये इसलिए। अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्राइटेरिया बना रखा है। ये नहीं है कि कोई भी आकर ईडब्ल्यूएस के रूल में आकर ऐड हो जाए, उस सेक्शन में आकर ऐड हो जाए। इसके लिए एक क्राइटेरिया रख दिया, अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम है तो ही आप ईडब्ल्यूएस के सेक्शन में आ सकते हो। और इसके लिए भी अलग क्राइटेरियाज हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी नहीं होनी चाहिए, शहर में 200 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब के बेसिस पर यह अनुमान लगाया गया कि वो लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं उनको फायदा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, जो क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में जो दिक्कत आई थी वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी आ सकती है। जब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है 95 अमेंडमेंट, मैंने आपको बताया कि एससी और एसटी को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए क्योंकि जरूरी भी था। सबसे पहले तो ये इसलिए जोड़े थे कि जो हमारा जो देश है वो बहुत पहले ही आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि 1950 में हुआ लगभग, क्योंकि वहीं से संविधान लागू हुआ था। 1947 के बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और ये डिमांड रखी गई कि एससी और एसटी जो कैटेगरी है उसको उत्थान के लिए जरूरी है, रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। और वहां से एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। शुरुआत में ये रिजर्वेशन 15 साल के लिए था, लेकिन सरकार आई, बहुत सारी सरकार आई है, और आज भी ये रिजर्वेशन चल रहा है, क्योंकि हमारी जो देश है उसको आजाद हुए भी 75 साल हो गए, और उन 75 इयर्स में आज तक एससी और एसटी का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। जिस वजह से अगर हम बात करें जो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है 104, वो भी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन जो कोटा है उसको 2030 तक एक्सटेंड कर देता है, और 95 अमेंडमेंट में इस कोटे को 2020 तक एक्सटेंड किया था। ये इस वजह से है क्योंकि आज भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एससी और एसटी का वो नॉर्मल नहीं हो पाया है। जो दूसरी जो कास्ट है उन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठा लिया है, तो एज पर कैटेगरी पर कैपिटा इनकम वहां पर आ गए हैं, लेकिन एससी और एसटी में कुछ फैमिली आज भी ऐसी हैं जिसका उत्थान नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं मंडल कमीशन की। वो मंडल कमीशन जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एक मंडल कमीशन जो आयोग है उसका गठन 1979 में किया गया, और यह बोला गया कि आप उस बैकवर्ड क्लास का डाटा निकालिए और उसके लिए कि हम कितनी रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि 100% रिजर्वेशन में से हमने कुछ रिजर्वेशन एससी और एसटी को दे रखी थी। तो जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो उस बैकवर्ड क्लास के लिए भी रखा जा सकता है। और इस मंडल कमीशन ने 1930 का जो कास्ट सेंसस था उस डाटा का यूज किया, और उस डाटा के बेस पर उस बैकवर्ड क्लास को निकाला कि ओवरऑल जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से कितनी बैकवर्ड क्लास हैं, और उस डाटा के बेस पर यह पता लगाया कि जो बैकवर्ड क्लास है वो 52% है, और उस 52% जो कास्ट है उसको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसके बेस पर यह मांग हुई कि हां बैकवर्ड क्लास ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो रिपोर्ट 1980 में दी थी उस पर कोई काम नहीं हुआ अगले 10 साल तक। तो उन्होंने इस बात पर संज्ञान लिया कि हां ओबीसी सेक्शन को रिजर्वेशन की जरूरत है, और उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन को लागू करने की बात हुई। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की कि हां जरूरत है, लेकिन
एक क्वेश्चन मार्क अब ये आता है क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इंदिरा साहनी जजमेंट। उस इंदिरा साहनी जजमेंट में यह बोला गया कि जो इंडिया है, जो स्टेट है, वो सिर्फ 50% रिजर्वेशन दे सकता है। उस 50% रिजर्वेशन में ओबीसी आ गई, उसके बाद कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगी और ये इंप्लीमेंट भी हुआ। लेकिन क्या जो ओबीसी सेक्शन है वो सभी के लिए वैलिड है? क्योंकि ओबीसी जो क्लास है उसमें बहुत सारे लोग ए ग्रुप पर काम करते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, बहुत सारे एमपी एमएलए हैं जो अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या उनको भी बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है उस रिजर्वेशन की जरूरत है? तो उसके लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया। वो क्रीमी लेयर जो डिसाइड करती है कि आपकी जो एनुअल इनकम कितनी है, उसके बेस पर, क्रीमी लेयर के कंसेप्ट पर यह मान लिया गया साल 1993 कि 1 लाख सालाना जो इनकम है, अगर आपकी इनकम उससे ऊपर है तो आप उस क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में आ जाते हो। उस क्रीमी लेयर का जो एरिया हमने बनाया है उसमें आ जाते हो। तो उसके बाद आपको बैकवर्ड क्लास, ये जो ग्रुप है, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये, अगर आपकी जो इनकम है 1 लाख से कम है तो ही आप बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है, जो रिजर्वेशन का जो फायदा है, वो उठा सकते हो। और ये जो लेयर का जो कंसेप्ट है ये लगातार बढ़ता गया, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो उसके बाद 2004 में 2.5 लाख कर दिया गया, उसके बाद 2008 में 4.5, 2013 में 6 लाख और 2017 में 8 लाख कर दिया गया। मतलब वो लाइन जिसके बेस पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आप जान सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क अब ये है, मैंने आपको बताया कि क्रीमी लेयर होता क्या है। अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो 8.10 लाख है, 8,10,000 है, और किसी पर्सन की इनकम है 7,90,000, यानी सिर्फ 20,000 रुपए का फर्क है। तो ये जो लाइन है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन बैकवर्ड ज्यादा है? सिर्फ 20,000 के रुपए में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो बैकवर्ड क्लास का जो फायदा है वो उठेगा नहीं उठेगा। और एक बात ये भी आई, अगर किसी के पेरेंट्स प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, एमपी एमएलए है, प्राइम मिनिस्टर, या फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी, आईएएस आईपीएस, या फिर फौज में यानी इंडियन आर्मी में कर्नल और उससे ज्यादा की पोस्ट पर है, तो उन सब के लिए ये बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है, जो रिजर्वेशन ग्रुप है, एरिया है, वो आपको नहीं मिलेगा। और पेरेंटल जो इनकम है वो भी डिसाइड की गई। और इसके बाद जब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, अब तक जो हमने पढ़ा वो आर्टिकल 15 को पढ़ा। आर्टिकल 15 में यह बात आती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट टू इक्वलिटी। पहले जो आर्टिकल पढ़ा 14, सभी को लोक के समान बराबर रखा जाएगा, सभी बराबर है, सोसाइटी को बराबर रखा। अब उस सोसाइटी की कुछ जो प्रॉब्लम्स है, जहां पर भेदभाव हो सकता है, आर्टिकल 15 में उसको जाना। हमने यह भी पढ़ा कि आर्टिकल 14 में सभी बराबर है, कहां डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो भी जान लिया। जब हम आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो वो जानेंगे कि कैसे इस सोसाइटी को ऊपर उठाया जा सकता है, कैसे जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका फायदा, उनमें पब्लिक सर्विस देकर लोगों को ऊपर उठाया जा सकता है। यह था आर्टिकल 15। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। आपसे रिक्वेस्ट है, आप आरडोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स के अनुसार 85% तक हमारे यूजर्स नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे तो हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।